नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र पाराशर निम्बस ऐप पर आपका स्वागत करता हूँ। कल हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में। आज भी वो प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस रहने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के, जिससे संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों रेस्पिरेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र और रेस्पिरेशन तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो अक्सर आपकी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल तक हम देख चुके थे दोस्तों, कल तक हम देख चुके थे कैसे ओपन हो गया यार। एक मिनट जस्ट।
सॉरी, ध्यान नहीं रहता यार बेटा, भागते भागते। अब साउंड आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं अब आ रहा है। ओके, थैंक यू। दोबारा से सुने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, सत्य रिप्स क्या होती हैं? सत्य रिप्स क्या होती हैं? सत्य रिप्स का मतलब होता है ट्रू रिप्स या पसलियां। पसलियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? रिप्स कहते हैं। समझते चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारी, ये जो चेस्ट है बेटा, यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है, उस बोन का नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम होता है बेटा? स्टर्नम। एक बोन होती है, इस तरह से होती है बेटा, और ये जो बोन होती है इस तरह से पाई जाती है। क्लियर? अब ये जो स्टर्नम बोन है, इसी बॉय की शेप आपको नजर आ रही है, टाई के समान होती है। कैसी होती है ये? टाई की शेप में होती है, इसलिए इस बोन को हम टाई बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टाई बोन भी कहते हैं। वैसे इस बोन का जो नाम होता है वो होता है स्टर्नम। क्या कहते हैं इसको? स्टर्नम कहते हैं। इसी स्टर्नम के माध्यम से हमारे अंदर रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से रिप्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर बेटा? अरे पसलियां कहाँ होती हैं? चेस्ट वाले हिस्से में होती हैं। तो इस तरह से रिप्स जुड़ी हुई होती है। टोटल हमारे जो रिप्स होती हैं, पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 12 पेयर पाए जाते हैं। पसलियों के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। जब जोड़े की बात हो रही है तो जस्ट इनका डबल होता है। संख्या में कितनी हो गई बेटा? 24। कितनी हो गई? 24। 12 रिप्स इधर होंगी, 12 रिप्स इधर होती हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात यह है बेटा, यहाँ पर ऐसी पसलियां जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। पीछे की साइड में जो स्टर्नम है किससे जुड़ी होती है? हमारी बैकबोन से। एक पिंजरा टाइप का यहाँ पर जो आपकी चेस्ट है, यहाँ पर एक पिंजरे के समान स्ट्रक्चर नजर आती है। ठीक है ना? तो ये जो रिब्स हैं बेटा, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, बैकबोन से जुड़ी होती है। पीछे की साइड में बीच का जो स्पेस होता है वो एक पिंजरे के समान होता है। उस पिंजरे के अंदर आपका हृदय, आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अब देखिए, ये जो 12 रिप्स हैं बेटा, इनमें से रिप्स नंबर 1, रिप्स नंबर 2, रिप्स नंबर 3, 4, 5, 6 और भी बना लो आप नीचे 7। ये जो 7 जो रिप्स होती हैं बेटा, इन रिप्स को कहते हैं ट्रू रिप्स। क्या कहते हैं इनको? ट्रू रिप्स कहते हैं, या वास्तविक पसलियां कहते हैं, या सत्य पसलियां कहते हैं। क्योंकि ये जो पसलियां हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। क्लियर? दूसरी जो रिप्स होती हैं जिन्हें हम फैल्स रिप्स कहते हैं, उनकी संख्या होती है बेटा 3। कितनी होती है? 3 होती है। वो जो रिप्स होती है पीछे की साइड से आती हैं और आगे की साइड में बेटा यहीं पर इनके माध्यम से जुड़ जाती हैं। ये आगे जो आपकी ट्रू जो रिप्स हैं उन्हीं के माध्यम से जुड़ जाती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं फैल्स रिप्स कहते हैं। फैल्स रिप्स यानी झूठी पसलियां, असत्य पसलियां। ठीक है? इसके अलावा फ्लोटिंग पसलियां भी होती हैं। फ्लोटिंग जो पसलियां होती हैं वो नंबर 11 और नंबर 12 की होती हैं। कौन से नंबर की? क्रम संख्या 11 और क्रम संख्या 12 की जो पसलियां हैं उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। 8, 9, 10 जो रिप्स होती हैं इनको बोलते हैं फैल्स रिप्स कहते हैं। और 1 से लेकर 7 तक जो रिप्स पसलियां होती हैं उनको हम ट्रू रिप्स कहते हैं। और टोटल रिप्स की संख्या कितनी होती है? 12 पेयर होती हैं। संख्या में पूछे तो 24 होती हैं। किससे? कौन सी हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं? स्टर्नम के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर बेटा? याद रहेगा? नहीं बेटा, 2 टाइप की स्केलेटन सिस्टम होता है हमारे अंदर। ठीक है? अभी उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? वैसे तो अगर हम बात करें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कौन सा? एक्सोस्केलेटन, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर हम हमारे हेयर, हमारे नाखून, जानवरों के जो सींग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और जो एंडोस्केलेटन होता है उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो कंकाल है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब एंडोस्केलेटन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्टिलेज स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है बोन्स वाला। कार्टिलेज क्या होती है? उपास्थियां होती हैं। जो आपकी बोन होती है वो हड्डियां होती हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने बोला क्रम नंबर 1 से लेकर 7 तक की ट्रू रिप्स है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सत्य पसलियों की संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी होती है बेटा? ट्रू रिप्स 7 होती हैं। तो आंसर क्या हो गया? 7। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, मानव शरीर
मानव शरीर की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, नॉर्मली कितनी होती है। वैसे कई क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बोला था, कुछ डिजिट इस तरह की होती है जो ऑप्शन के आधार पर आपको चुनना होता है, ठीक है बेटा। वैसे जो हमारी बायोलॉजी के अनुसार, हमारी साइंस के अनुसार, जो मनुष्य के अंदर जो जनरली जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो 1 मिनट में बेटा 12 से 18 होती है। कितनी होती है? 12 से 18 प्रति मिनट। क्लियर। नवजात शिशु की अगर आप बात करोगे तो नवजात शिशु के अंदर 1 मिनट में 35 बार वो श्वसन की क्रिया कर सकता है। अगर आप 5 साल तक के बच्चों की बात करोगे तो 5 साल तक के बच्चों के अंदर 20 प्रति मिनट, ठीक है बेटा। अगर आप एक वयस्क मनुष्य के सोते समय की श्वसन रेट जानने की कोशिश करोगे तो सोते समय मनुष्य में श्वसन की रेट हो जाती है 10 से 12। क्लियर बेटा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बेटा और आपको पता होना चाहिए। अगर बुजुर्ग अवस्था की बात करें तो बुजुर्ग लोगों के अंदर श्वसन की क्रिया 18 से 20 होती है बेटा प्रति मिनट, ठीक है। कल मैं एक क्वेश्चन छोड़ के गया था आपको, तो ये बेटा आपके एग्जैक्ट वैल्यू है, इनको नोट कर लेना चाहो तो आप। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है मानव शरीर की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, तो यहां पर इसके सिमिलर सामान्य में तो ये आ गया बेटा 12 से 18। अब 12 से 18 से मिलती जुलती डिजिट आप देखिए तो आपका आंसर जाएगा बेटा 16 से 20। इसमें क्या जाएगा? 16 से 20 आंसर जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है बेटा, ये डिजिटें आपको रटनी पड़ेंगी। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन से कौन सा अम्ल बनता है जिससे थकान होती है? इससे याद आया बेटा, थकान कभी कभी ज्यादा थकान होती है तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन अनारोबिक रेस्पिरेशन या बिना O2 के जो रेस्पिरेशन होता है उस क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि आपकी मांसपेशियों को थकाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये रटने का क्वेश्चन है, रट लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं दे नहीं सकता बेटा, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से। गुड, वेरी गुड, हाँ जी, लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या जाएगा? लैक्टिक एसिड। वही श्वसन का मतलब क्या होता है? एक्सो रेस्पिरेशन, एक्स रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, वही श्वसन के दौरान त्यागी गई CO2 की मात्रा कितनी होती है? या जो हम हवा बाहर निकालते हैं, जिस हवा को हम बाहर निकालते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं, इस क्रिया को हिंदी में बोलते हैं उच्छ्वसन। क्या बोलते हैं बेटा? उच्छ्वसन की क्रिया बोलते हैं। क्लियर। और जो अंदर सांस को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? निश्वसन। क्या बोलते हैं बेटा? निश्वसन। तो अंदर जब हम अंदर हवा को जब ले रहे हैं तो उसके अंदर O2 जा रही है। क्या जा रही है बेटा? O2। और O2 के अलावा बहुत सारी गैसें उसके अंदर होती हैं। CO2 की भी मात्रा होती है, N2 की भी मात्रा होती है, हाइड्रोजन की भी मात्रा होती है। तो ये बहुत सारी गैसें हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती हैं। बाहर से जब हम एयर लेते हैं, उस एयर के साथ में जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है बेटा, उसकी मात्रा होती है 19.6। कितनी होती है? टोटल एयर का कितनी होती है? 19.6 जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। बाहर जब हम हवा निकालते हैं तो ऐसा तो नहीं है पूरी की पूरी ऑक्सीजन अंदर ही काम आ गई, नहीं बेटा। इस ऑक्सीजन जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं, एक बार हमने सांस ली, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन अंदर गेन की बेटा? 19.6%। और जब हमने हवा को बाहर छोड़ा, बाहर निकाला एयर को, तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके अंदर होती है बेटा 15.6%। अब मुझे बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? लगभग 4% का। कितने का बेटा? लगभग 4% का आ रहा है। तो बाहर निकाली गई हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 15.6, अंदर ली गई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बेटा? 19.6। तो दोनों में डिफरेंस 4% का है। इसका मतलब बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन का लगभग 4% ऑक्सीजन हमारे रुधिर में चला जाता है। समझ रहे हैं बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आता है। अब इसी प्रकार अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 जो होता है बेटा, हमारे जब हम बाहर से CO2 लेते हैं, बाहर से जब हम हवा लेते हैं तो उस हवा के साथ में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.04% होती है। कितनी होती है बेटा? 0.04% होती है। और अंदर से हम जो हवा निकाल रहे हैं
उसके अंदर कितने प्रतिशत बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा? लगभग 3.6%। कितनी होती है बेटा? लगभग 3.6%। क्लियर? कितनी होती है? 3.6%। तो अब मुझे बताइए बेटा, टोटल अगर हम अमाउंट की बात करें तो बाहर त्यागी गई CO2 की मात्रा की, भाई जो अंदर CO2 आई वो भी तो बाहर जाएगी, ठीक है, वो भी बाहर जाएगी। तो अंदर जो CO2 आई और अंदर जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो CO2 जनरेट हो रही है, बन रही है, जिसका निर्माण हो रहा है, तो उसको अगर बाहर निकालें तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 4%। कितना आंसर आएगा? 4% आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वही शोषण के दौरान, हाँ ये क्वेश्चन देख लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, श्वास क्रिया में कौन सी गैस का आयतन परिवर्तित नहीं होता? ऐसी कौन सी गैस है जो कि चेंज नहीं होती? ठीक है बेटा, जिसका वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता। भाई ऑक्सीजन में डिफरेंस आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिफरेंस आ गया, तो यहां पर बेटा ऐसी कौन सी गैस है? भाई एयर जब हम अंदर लेते हैं तो O2 भी जाती है, H2 भी अंदर जाती है, N2 भी जाती है, CO2 भी जाती है। ठीक है बेटा, H2 वाष्प के रूप में कार्य करती है अंदर जाके बेटा, ठीक है। N2 O2 का आपको पता है हमें नीड होती है। CO2 हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है भोजन का, उसके परिणाम स्वरूप लगातार बन रही है, तो इसकी भी क्वांटिटी में, मात्रा में चेंज होता रहता है। लेकिन N2 एक ऐसी गैस है बेटा, इसके लेवल में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड। यार बेटा लाइव बच्चे बहुत कम रहते हैं, जो मजा कम आता है थोड़ा सा। चलिए, आप तो हो मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्रेब्स चक्र कोशिका में कहां संपन्न होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल परसों भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन कहां पर होता है बेटा? लीवर के अंदर होता है। यूरिया का फॉर्मेशन कहां पर होता है बेटा? यूरिया फॉर्मेशन कहां पर होता है? लीवर के अंदर। कहां पर होता है? लीवर के अंदर। और जिस प्रोसेस के माध्यम से लीवर का फॉर्मेशन होता है, सॉरी गलत बता दिया बेटा। क्रेब्स चक्र कोशिकाओं में कहां संपन्न होता है? ठीक है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल ये सेल के अंदर पूछ रहा है बेटा, कोशिका के अंदर। तो वहां पर क्रेब्स साइकिल के परिणाम स्वरूप हमें किसकी प्राप्ति होगी? आपको पता है किसकी प्राप्ति होगी? एनर्जी की। गुड, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। यो ऑर्निथिन चक्र याद रह गया मुझे, उस चीज के लिए सॉरी बेटा थोड़ा सा, पर तुरंत ही याद आ गया था ना, याद तुरंत ही आ गया था। देखिए, क्रेब्स चक्र कोशिका में कहां संपन्न होता है बेटा? लीवर में। तो कौन सा होता है? ऑर्निथिन चक्र। कौन सा होता है? ऑर्निथिन चक्र। और उस चक्र के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा? किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? किसी को आइडिया है बच्चे को? व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? भाई कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही तो आपका आंसर सही जाएगा, अदरवाइज आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, और तुक्का बहुत कम सक्सेस होते हैं बेटा आजकल एग्जाम में। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये दोनों साइकिल होती है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका के किस पार्ट में होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य के, सॉरी, सेल के अंदर। चलो मैं आपको एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये जो कोशिका होती है ना बेटा, कोशिका जो होती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? सबको पता है, इतनी बेसिक जानकारी सभी के पास है। न्यूक्लियस के अलावा ये जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कई बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। क्लियर बेटा? एक शब्द आया बेटा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में। अब जीव द्रव्य क्या होता है वो ध्यान से सुनना। पहले दो कंसेप्ट में आपके क्लियर करा देता हूं। केंद्रक ये क्या है आपका? न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ भरा हुआ है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य को ही हम बोलते हैं बेटा कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पदार्थ है लिक्विड फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म। अब दूसरा देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा कैरियोथीका। क्या कहते हैं बेटा, कैरियोथीका भी कहते हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैरियोथीका के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है बेटा, ध्यान से सुन लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैरियोथीका या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के मध्य में जो स्थान होता है इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी में कहते हो आप लोग केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हो बेटा, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। नहीं, न्यूक्लियो, बात एक ही बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल लीजिए या फिर कैरियोप्लाज्म कह लो, ठीक है, बात एक ही है, दोनों सिमिलर वर्ड हैं दोनों, ठीक है। केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसलिए इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या बोल दिया बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन केंद्रक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कैरियन, ठीक है, कैरियन भी कहते हैं केंद्रक को। इसलिए कभी कभी एग्जामिनर आपको भ्रमित करने के लिए वो कैरियन शब्द का यूज कर लेता है। बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म अधिकांश बच्चों को याद रहता है, लेकिन कैरियोप्लाज्म ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता, ठीक है। तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं, और कैरियन के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म दोनों बात एक ही है बेटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इनके मध्य में जो पदार्थ भरा हुआ है ना बेटा, इसको बोलते हैं हिंदी में आप लोग कहते हो कोशिका द्रव्य। क्या कहते हो, कोशिका द्रव्य। क्लियर। और इस कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना एक एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अपने। साइटोप्लाज्म, अब पता लग गया आपको कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। क्लियर बेटा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। या यूं कहें, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो कोशिका घिरी हुई होती है, उस कोशिका के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो चाहे वो आपका साइटोप्लाज्म हो, इन दोनों पदार्थों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म अलग टर्म है, साइटोप्लाज्म अलग टर्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग टर्म है। तीनों का आपको विशेषकर ध्यान देना है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। कई बार क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि इसी कोशिका द्रव्य में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गई ग्लाइकोलाइसिस की, कहां पर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी घटना घटित होती है बेटा, क्रेब्स चक्र। कौन सी बेटा, क्रेब्स चक्र की घटना घटित होती है, ठीक है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित, कल भी मैंने आपको बताया था, जब भोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा किस रूप में मिलती है बेटा, एटीपी के रूप में। किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्ष गुहा का आयतन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है, वक्ष गुहा का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, आप जब सांस अंदर लेते हो, एक बार सांस अंदर लेके देखो, तो ये जो हिस्सा है आपका फूल जाता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है बेटा। और जैसे ही आप जब सांस को बाहर निकालते हो, एयर को बाहर रिमूव करते हो ऐसे, तो ये अंदर की तरफ चला जाता है।
तो यहाँ का जो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है अंदर के बक्ष गुहा के वॉल्यूम में, बाहर की साइड में निकलेगा तो क्या होगा, अंदर का जो इनर वॉल्यूम होता है बक्ष गुहा का, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है सांस को अंदर लेते वक्त। ठीक है भाई, इंक्रीज होगा तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर ले पाएंगे, और अगर इंक्रीज नहीं होगा वॉल्यूम तो क्या होगा, ज्यादा हवा अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो सांस को जब आप अंदर ले रहे होते हैं उस कंडीशन में आपकी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं उस कंडीशन में अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, बक्ष गुहा का आयतन को कंट्रोल कौन करता है, तो ध्यान रखना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कई बार आपकी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका जो, मान के चलो ये कोई इंसान है, ये कोई प्राणी है, ठीक है बेटा, ये इसकी गर्दन हो गई और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूं बेटा, क्योंकि हम बक्ष गुहा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कोई इंसान है, ये इसका क्या कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये इसकी पसलियों वाला हिस्सा हो गया, ये इस तरह से। ठीक है बेटा, और इन्हीं पसलियों से तो कवर्ड आपका लंग्स और हृदय रहता है बेटा। ठीक है, ये तो होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो एरिया है ना बेटा आपका ये वाला, यहाँ पर आपका ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे के हिस्से को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा, एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहते हैं, जिसके अंदर आपको जिसको आप पेट बोलते हो ना बेटा, जो आपका स्टोमक होता है उस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहते हैं। और यहाँ से ऊपर वाला जो पसलियों से जो ऊपर ये पूरा जो हिस्सा है, इसको इस हिस्से को बोलते हैं बक्ष गुहा। क्या बोलते हैं बेटा, बक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी और आपकी एब्डोमिनल कैविटी के मध्य में एक विशिष्ट प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर संरचना होती है, मसल से बनी हुई होती है बेटा। किससे बनी हुई होती है, मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है, और इसको बोलते हो आप लोग डायाफ्राम। क्या कहते हो बेटा, डायाफ्राम कहते हो, और इसी को बोलते हैं तनुपट कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुपट। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को दोनों के मध्य में पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं या तनुपट कहते हैं। और यही डायाफ्राम आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, आप जब सांस लेते हो तो ये डायफ्राम बाहर की तरफ आ जाता है और आपकी जो रिब्स हैं उनको बाहर की तरफ मूव कराता है। जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं तो ये डायफ्राम अपनी अवस्था में पहुंच जाता है। डायफ्राम जो वास्तव में स्ट्रक्चर होती है डॉम शेप में होती है बेटा। किस शेप में होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, जब आपको ये इसमें रिलैक्सन और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ही आप रेस्पिरेशन की क्रिया करने में सक्षम होते हो बेटा। तो आपका जो रेस्पिरेशन है उसको जो कंट्रोल करने वाली जो स्ट्रक्चर है मेनली वो है बेटा डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम या तनुपट होता है। क्लियर। अब ये डायफ्राम बेटा डिलीवरी में हेल्प करती है। बच्चों के अंदर जब बच्चा जन्म लेने को होता है तो आपने एक चीज देखी है बेटा, डॉक्टर उनको बोलते हैं, जो महिला होती है जब उसको डिलीवरी होने वाली होती है उस महिला को जोर लगाने के लिए बोलते हैं तो वो ताकत लगाती है पूरी। तो ये डायफ्राम जो है बेटा उसका प्रेशर पड़ता है उस बच्चे के ऊपर, इस तरह से पूरा ताकत लगाना पड़ता है तो बच्चे को प्रेशर लगता है तो डिलीवरी में हेल्प करता है। आप कभी फ्रेश होने जाते हो सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्या डेली जाते हो? अच्छा डेली जाते हो। तो एक चीज बताऊं मैं आपको ताकत लगानी पड़ती है तो कभी गौर से देखना वो ताकत आपको बक्ष गुहा से लगती हुई नजर आती है। समझ रहे हैं बात को? तो उसमें जो मल में भी मल के निष्कासन में कौन सी संरचना हेल्प करती है, डायफ्राम। शिशु जन्म में कौन सी संरचना हेल्प करती है, डायफ्राम। आपका मूत्र के निष्कासन में कौन सी संरचना हेल्प करती है, डायफ्राम। कभी कभी टॉयलेट जाते हो तो कभी कभी ताकत लगानी पड़ती है ना आपको, तो वो ताकत गौर से महसूस करना, वो ताकत आपको डायफ्राम से लगती हुई नजर आएगी बेटा। समझ रहे हैं बात को? तो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी में हेल्प कर दिया, मल त्याग में हेल्प करती है, मूत्र के विसर्जन में हेल्प करती है, और सबसे बड़ा जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, हमारी श्वसन में हेल्प करती है। कौन सी स्ट्रक्चर, डायफ्राम। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अरे सभी लगाते हैं बेटा, खुद को भी कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, खुद को भी जोर लगाना पड़ता है कभी कभी। समझ रहे हैं बात को? देखना, कभी महसूस करना। ये थोड़ी आप जाके बैठ गए आराम से खुद ही निकलती जाएगी, वो कुछ तो क्रिया होती है ना अंदर बेटा।
समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायफ्राम। अब मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे तनु यानी पतला यूरिन किन जंतुओं का होता है? ज्यादातर पतला जो यूरिन होता है किन जंतुओं का होगा? अरे भाई कोई आंसर है बेटा इसका? 2 बच्चे लाए हुए। नो, सुनिए, सबसे पतला यूरिन भाई उन्हीं प्राणियों को होगा जिनके बॉडी के अंदर ज्यादा जल होगा। सबसे ज्यादा पतला यूरिन किसका होगा? जिसके शरीर में ज्यादा जल होता होगा, उन्हीं का सबसे पतला होगा। तो यहाँ पे कौन सा एनिमल ऐसा दिख रहा है आपको जिसके अंदर ज्यादा जल होने की संभावना है? पक्षियों में बेचारा कहां से जल होगा? ज्यादा बाहर रहता है, धरती पर उड़ता रहता है, छोटा सा इतना सा जल होता होगा इसके शरीर में। ठीक है बेटा, तो पक्षी इसका ऑप्शन नहीं होगा। मछलियां कहाँ रहती हैं बेटा? जल में रहती है, तो इनमें ज्यादा पानी होने की संभावना है। मेढक के अंदर भी बहुत कम पानी रहता है। स्तनधारी जो हैं उनके अंदर पानी ज्यादा खाएं, हम लोग स्तनधारी हैं तो हमारे अंदर खाएं बॉडी के अंदर ज्यादा पानी, हमें तो हर बार पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है बेटा, तो मछलियां जो हैं जो कि जल में जो रहते हैं उनका जो यूरिन होता है वो काफी पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वाटर की काफी मात्रा होती है जिसको वो लेते रहते हैं बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के आंसर ऐसे होते हैं जो आपके आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किण्वन या फ्रेगमेशन का खोजकर्ता कौन है बेटा? लुईस पाश्चर। सबको पता है, बहुत पहले से पता होगा आपको, किण्वन की क्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी बेटा। किसने की थी? लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी बेटा। अब मूत्राशय किस में अनुपस्थित होता है? कौन से वर्ग में अनुपस्थित? पक्षी वर्ग में अनुपस्थित होता है बेटा मूत्राशय। ठीक है, अब ये इसमें क्या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है ना बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये 10S स्किप हो गया, 10 स्किप हो गया। अच्छा, सॉरी, डायलिसिस, ओके। देखो बेटा, डायलिसिस देखो, अच्छा याद दिला दिया आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस दिमाग में बैठा लो, जब किसी व्यक्ति के किडनी काम करना बंद कर देती है, वृक्क अगर किसी कारण से काम करना बंद कर देते हैं तो भैया यूरिन का फॉर्मेशन कहां से होगा? भाई मूत्र का निर्माण नहीं होगा। तो जो गंदगी आपके अंदर है यूरिया से संबंधित और भी कई जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आपके शरीर से बाहर कैसे निकले? तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर हमारी बॉडी की एक आर्टरीज को लिया जाता है और आर्टरी के माध्यम से लीवर में क्या होता है? लीवर में आर्टरी के माध्यम से जो गंदा ब्लड होता है वो कहां पे पहुंचता है? आपकी किडनी के अंदर, यूरिया वाला, और किडनी में उसको डाल दिया जाता है बेटा। तो हमारी जो आर्टरीज होती है उस एक आर्टरी को काट कर एक सेलोफोन की एक पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन के अंदर लगा दिया जाता है। अब वो जो सेलोफोन की जो पॉलीथीन होती है ना, कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों के बाहर थैली सी लटकी होती है, उसमें मूत्र इकट्ठा होता रहता है, एक साइड में उनका ब्लड होता है, एक साइड में उनका यूरिन होता है। देखा है कभी? ब्लड को क्लीन करना, हाँ उसी से संबंधित है बेटा। लेकिन कभी आपने देखा होगा कहीं गौर करते हुए कि कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं लीवर से किडनी से संबंधित, जिनकी किडनी फेलियर वाले होते हैं, जिनके अंदर बाहर थैली सी टंगी होती है, उसके अंदर 1-2 नलियां होती हैं, पॉलीथीन होती है सेलोफोन की, और साइड में उसमें एक साइड में मूत्र रहता है, एक साइड में ब्लड इकट्ठा होता रहता है। ऐसा देखा है आपने कभी? तो इसमें क्या होता है, डायलिसिस में जब किसी व्यक्ति के किडनी खराब हो जाती है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी की किसी आर्टरी को लेके उस सेलोफोन की पॉलीथीन में लगा देते हैं। तो वहां पर बेटा इस तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, उनके अंदर झिल्लियां प्रेजेंट होती हैं, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के द्वारा यूरिन का जो हमारा ब्लड है आर्टरी में से जो जा रहा है, उस आर्टरी में से जो ब्लड जा रहा है उनमें से उन झिल्लियों के द्वारा जो अशुद्धि होती है वो एक साइड में इकट्ठी होती रहती है, और जो प्योर जो ब्लड होता है जिसके अंदर प्रोटीन सब होती है वो एक साइड में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस देखा है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायलिसिस कहते हैं।
ठीक है। तो डायलिसिस का संबंध किससे हो गया? किडनी से हो गया। किससे हो गया? किडनी से हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? ये डायलिसिस का संबंध किससे है? अरे भैया हृदय से नहीं है, किडनी से होता है। किससे होता है? किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। संख्या में कितनी होती है? 2। कभी कभी अगर आपका एक किडनी फेल हो जाए तो हम दूसरी किडनी से काम चला सकते हैं, आपके हेल्थ पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन का खोजकर्ता लुईस पाश्चर हो गए। मूत्राशय अनुपस्थित पक्षियों में होता है। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृक्क की जो सरफेस होती है, किडनी की जो सरफेस होती है, उस पर पाए जाने वाला छिद्र जिसमें से होकर रुधिर वाहिनियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, किडनी में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको मैं एक किडनी बना के बताऊं। ये किडनी है हमारी, इस तरह की किडनी की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की किडनी की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? अब ये जो गैप है ना बेटा, ये वाला जो गैप है, इसी गैप के अंदर से आपकी आर्टरीज अंदर प्रवेश करती है और यहीं से बेटा आपकी वेन बाहर निकलती है। आर्टरीज तो क्या करती हैं? ब्लड को लाती है किडनी के अंदर, और वेन क्या करती हैं? यहां से ब्लड को वापस ले जाती हैं। क्लियर? अब यहीं से इसी किडनी से एक नली और निकलती है बेटा, वो इस तरह की संरचना होती है उसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मूत्र नली कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर कहते हैं, मूत्र नली कहते हैं। क्लियर? अब ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, जहां से प्रवेश कर रही है बाहर निकल रही है, तो इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है किडनी का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? इसको हाइलम कहते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से और समझाऊं बेटा मैं आपको स्पष्ट। ये जो आपकी मूत्र वाहिनी है ना बेटा, जो आ रही है, ये आगे से इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है आगे किडनी के अंदर। ठीक है ना बेटा? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पेल्विस। आपकी मूत्र नली का जो आगे का हिस्सा होता है कीप के समान होता है, इस तरह से। ये नीचे की नली हो गई और इस तरह से कीप नुमा स्ट्रक्चर हो गई आगे से। इस वाले हिस्से को कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं बेटा? पेल्विस कहते हैं। और इस वाले के हिस्से को, जहां से आपकी आर्टरीज, आपकी वेन अंदर प्रवेश कर रही है, बाहर निकल रही है, मूत्र नली बाहर निकल रही है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। पीसीटी जो होता है, पीसीटी का फुल फॉर्म होता है बेटा प्रॉक्सिमल क्वेश्चन नंबर 12, मूत्राशय अनुपात पक्षी वर्ग में होता है बेटा। इसको मैं और डिस्कस करूंगा आपको, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपको किसमें? एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और पहले भी छोड़ दिए हैं, ठीक है? तो उनके अंदर अच्छे से समझ में आएगा। पीसीटी, हाँ क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ क्वेश्चन, अरे गले में कुछ अटक रहा था, उसको सही कर रहा था यार। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स होता है बेटा। क्या बोलते हैं पीसीटी को? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो पीसीटी होती है बेटा, ये किसका पार्ट होता है? नेफ्रॉन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? नेफ्रॉन का पार्ट होता है। और नेफ्रॉन जो होती है वो बेटा कहां पर प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूरिन का निर्माण से संबंधित क्या है? वृक्क है। क्यों है वृक्क? क्योंकि वृक्कों के अंदर एक विशिष्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, और उन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए नेफ्रॉन को हम हमारे मूत्र की हमारे वृक्कों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द किडनी। और इन्हीं के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? मूत्र की इकाई भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ द यूरिन। ठीक है, जिनके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। वास्तव में यूरिन का फॉर्मेशन कहां पर होता है? नेफ्रॉन के अंदर होता है। और नेफ्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? आपके किडनी के अंदर, वृक्कों के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो पीसीटी उसी नेफ्रॉन का पार्ट है बेटा। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड जो है ट्यूबल्स जो होती हैं, समीपस्थ कुंडलित जो नलिका है, उसी नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है बेटा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका।
तो उसका एक पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या जाएगा बेटा, हाइलम जाएगा। क्या जाएगा बेटा, हाइलम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अभी मैंने आपको बताई, उत्सर्जन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यूरिया निर्माण कहां पर होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो पहले भी मैंने, गुड, वेरी गुड। कहां पर होता है बेटा, लीवर के अंदर प्रोडक्शन होता है। और लीवर के अंदर, किसके अंदर बेटा, लीवर के अंदर जो यूरिया बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। इस चक्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्रेब्स एवं हेंसेलिट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले यूरिया के फॉर्मेशन के प्रोसेस को खोजा था, डिस्कवर किया था। इसलिए उनके नाम के आधार पर ये जो ऑर्निथीन जो साइकिल है, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं बेटा, हेंसेलिट क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, एक क्रेब्स चक्र तो माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइंटिस्ट ने ऑर्निथीन चक्र की खोज की थी। और ऑर्निथीन चक्र का संबंध किससे है बेटा, किससे होता है, आपके यूरिया फॉर्मेशन से होता है। तो उनके नाम के आधार पर जो लीवर के अंदर जो यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया, उसको अपन हेंसेलिट क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, ऑर्निथीन चक्र भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो निर्माण कहां पर होता है, लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन की बोमेन संपुट में रुधिर वाहिनी का जाल कहलाता है। कोई आंसर है आपके। अब ये बोमेन संपुट क्या होता है, देखिए अभी हम जिक्र कर रहे थे नेफ्रॉन के बारे में कि भाई इन नेफ्रॉनों के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यही डिस्कस कर रहे थे। बता देता हूं बेटा, वृक्कों के अंदर जो नली पाई जाती है जिन्हें हमने नेफ्रॉन कहा, वास्तव में वो जो नेफ्रॉन होती है ना बेटा, वो इस तरह की स्ट्रक्चर शो करती है बेटा। ठीक है, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। वो मैं आगे का हिस्सा बना रहा हूं बेटा छोटा सा, चलो पूरा ही बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए अब जो नेफ्रॉन होते हैं ना बेटा, वो नेफ्रॉन कैसे होते हैं, नेफ्रॉन आगे से इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, ध्यान से देख लो बेटा। एक इस तरह से फोल्ड हुई एक नली होती है। ठीक है बेटा, फिर ये नली आके बेटा एक इस तरह की एक नली और होती है। समझ लो बेटा, ठीक है, काम की चीज है, एग्जामिनर पूछता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई चीज नुकसानदायक नहीं होती, कोई चीज नुकसानदायक, ये देखिए फिर यहां से फिर दोबारा फोल्ड हो गया बेटा। क्लियर, फिर ये है जो एक बड़ी सी लंबी सी नलिका होती है, उसमें जाके ओपन होती है बेटा। ठीक है, ये होते हैं आपके नेफ्रॉन। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन का जो आगे का हिस्सा है बेटा, इसको हम कंप्लीट, जो आगे का जो कपनुमा जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इस कपनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेलपिगी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेलपिगी बॉडी कहते हैं। इस संपूर्ण स्ट्रक्चर को, आगे के कप वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मेलपिगी काय कहते हैं। ठीक है, मेलपिगी बॉडी या मेलपिगी काय कहते हैं। ये जो अंदर का हिस्सा होता है ना बेटा, ये वाला, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं बेटा, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। ये जो बोमेन हुआ, मेलपिगी हुआ, ये कौन थे, साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ये वाला जो एरिया बच गया ना, इसके अंदर क्या होता है बेटा,
कुछ तो आर्टरीज आ रही होती है अंदर, क्या आ रही होती है बेटा, आर्टरीज। आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, धमनी। क्या कहते हो बेटा, धमनी, जो रक्त अंदर लाती हैं। एक इस तरह की नलिकाएं और होती हैं बेटा जो बाहर निकलती हैं, इनके द्वारा तो ब्लड अंदर जाता है, किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर। इसके द्वारा अंदर से ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इन नलियों के द्वारा तो ब्लड बाहर जाएगा। ये क्या होती है बेटा, वैन होती है। क्या होती है, ये वैन होती है, शिराएं होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, धमनी ब्लड को लेके आ रही है तो इसको हम बोलते हैं बेटा अविवाही धमनिका। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अविवाही धमनिका। और जो बाहर ब्लड ले जा रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपवाही धमनिका। क्या कहते हैं, अपवाही धमनिका। क्लियर बेटा। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो धमनी आ रही है ना बेटा अंदर, ये जो आर्टरीज आ रही है, ये जो आर्टरीज है ये अंदर जाके इस वाले क्षेत्र में छोटी 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 कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी कैपिलरियों में डिवाइड हो जाती है, केशिकाओं में डिवाइड। बेटा सारे क्वेश्चन आते हैं इंजीनियर में, पेपर उठा के देखिए आप लोग, सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पीसीटी मिल जाएगा, डीसीटी मिल जाएगा, हेनले का लूप मिल जाएगा आपको। यही तो है आपके एक्सटीटी सिस्टम में, यही डायग्राम है। ऐसा मत सोचो इंजीनियर का पेपर देना है। पेपर मैंने भी पढ़ाया बेटा, लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से पढ़ा रहा हूं मैं आपकी इंजीनियर्स एकेडमी में। ठीक है ना बेटा, तो मैं कोई इतना पागल थोड़ी जो आपका टाइम खराब करूंगा। मैं तो ये चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए बेटा, ताकि आपका कंसेप्ट की क्लियर हो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े साइंस। चलिए, तो इसमें अंदर ये छोटी छोटी, इसमें ब्लड में ये इस तरह की कैपिलरीज होती हैं बेटा। तो इस ये जो कैपिलरीज बन रही हैं इस आर्टरी में से, ये क्या होती है बेटा, गुच्छा बना लेती हैं, बंच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं इस तरह से। इस वाली संरचना को बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्लियर बेटा। तो आपसे पूछा गया है बोमेन कैप्सूल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस। क्लियर। और ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, मेलपिगी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलपिगी बॉडी। अब ये क्वेश्चन आ गया, मान के चलो निम्नलिखित में से मेलपिगी बॉडी का भाग नहीं है। अब आपको पता है कि भाई ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, इन दोनों को जॉइंट रूप से मेलपिगी बॉडी कहते हैं। तो क्वेश्चन करने में आसानी हुई या नहीं हुई। अभी ऊपर मैं आपको बता रहा था पीसीटी, तो ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। किसके समीप है, आपके मेलपिगी बॉडी के समीप है ये वाला हिस्सा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोल दिया। ये मध्य वाला जो हिस्सा होता है बेटा यू आकार का, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है दूर है थोड़ा सा, बीच में बैरियर आ गया, इस वाले पार्ट से दूर है, तो इसको क्या बोल दिया बेटा, दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी वाला पार्ट बोल दिया बेटा, इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोल दिया। ये जो नली है यहाँ पर मूत्र का निर्माण हुआ, इसके अंदर डाल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संग्रह नलिका। तो बेटा चीजों को समझने का प्रयास किया करो। मेडिकल आप भी इंजीनियर कम थोड़ी होते हैं। और क्वेश्चनों का पैटर्न देखिए बेटा, बहुत टफ आ रहा है आज की तारीख में। ठीक है ना। चलिए वापस आइए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस वास्तव में क्या है, छोटी छोटी कैपिलरियों का गुच्छा होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एविस पक्षी वर्ग उत्सर्जन किसका करते हैं। अब देखिए बेटा, भिन्न भिन्न जंतु होते हैं जो कि अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। ठीक है, मूत्र के द्वारा। हम जो मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, हमारे मूत्र में, हमारे यूरिन में एक्चुअली में क्या होता है, यूरिया होता है। मेनली क्या होता है, यूरिया। जो यूरिया अंदर बनता है उस यूरिया को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यूरिया काफी टॉक्सिक होता है बेटा। ठीक है, अगर वो जमा होता रहा होता रहा होता रहा तो आपकी मौत भी हो सकती है। क्या हो सकती है, आपकी मौत भी हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, अभी मैं ज्यादा बताऊंगा तो अभी बोल देंगे बच्चे कि सब मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे। अब देखिए, उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर, जो पदार्थों का जो जीव उत्सर्जन करता है, जिन पदार्थों को वो अपने यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है, उसके बेस पर जीवों को, एनिमल्सों को, जंतुओं को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। एक होते हैं बेटा एमेनोटैलिक। कौन से होते हैं बेटा, एमेनोटैलिक होते हैं। ठीक है, एमेनोटैलिक होते हैं।
ऐसे जंतु जो अपने यूरिन के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका बेटा? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको बोलते हैं एमेनोटेलिक। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अब अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? ध्यान रखना बेटा, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए लगभग 400 ml वाटर की आवश्यकता होती है। कितने ml वाटर की? 400 ml वाटर की। तो हमारे बॉडी में हम तो दिन भर काफी बार सूसू टॉयलेट करने जाते हैं, अगर हमने अमोनिया के रूप में अगर इसको निकालना स्टार्ट कर दिया तो हम तो वैसे खत्म हो जाएंगे, पूरे शरीर का पानी बाहर ही निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ज्यादातर अमोनिया का उत्सर्जन वो जंतु या एनिमल्स करते हैं बेटा जिनके बॉडी के अंदर पानी की मात्रा सफिशिएंट होती है, ज्यादा होती है। अब ज्यादा पानी की मात्रा कौन से एनिमल्स के अंदर होती है? जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाटर के अंदर भी कौन से वाले बेटा? नॉन वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर यूरिन के माध्यम से अमोनिया का उत्सर्जन होता है। उनको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो डायरेक्ट ही अमोनिया को निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती, पानी की पूर्ति होती है उनके बॉडी के अंदर। तो जैसे इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल दोगे आप? मॉलस्का हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इस तरह के आपके एग्जाम्पल आते हैं बेटा उसके अंदर। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी में कम पानी होता है और अमोनिया बहुत ज्यादा घातक होता है, इसलिए बेटा अमोनिया को हम जैसे जो स्तनी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसको तुरंत ही हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया घातक होता है ज्यादा यूरिया के मुकाबले, यूरिया कम घातक होता है, तो इसलिए अमोनिया को हमारे लीवर के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया में। और यूरिया के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है मुकाबले किसके बेटा? अमोनिया के। 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए लगभग 50 ml वाटर की आवश्यकता होती है। तो कहाँ 400 ml, कहाँ 50 ml? तो इसलिए हमारे अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यूरिया को हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन जंतुओं को कहते हैं बेटा यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। अब पक्षियों के अंदर तो हमारे बराबर पानी होता ही नहीं है बेटा, उनके अंदर तो बहुत नगण्य मात्रा में वाटर होता है। ठीक है बेटा, तो उनके अंदर क्या होता है? यूरिया को फिर बाद में यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो पक्षी होते हैं, जो एवीज वर्ग के अंदर जितने भी जंतु या एवीज हैं, उनके अंदर या उनके यूरिन के द्वारा किसका एक्सक्रीशन उत्सर्जन होता है बेटा? किसका होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए अगर पानी भी नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। और इनका जो मूत्र यूरिन होता है वो काफी गाढ़ा होता है, बहुत ठोस होता है, सेमी सॉलिड होता है बेटा। ठीक है, किनका? पक्षियों का या रेप्टाइल्स का या कीटों का। इनका जो यूरिन होता है वो काफी गाढ़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर पानी कम होता है। ठीक है, और यूरिया का उत्सर्जन नहीं करते ये लोग। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? ये एवीज या पक्षी वर्ग में उत्सर्जन क्रिया कौन से पदार्थ को बाहर निकालते हैं? किसको निकालते हैं बेटा? यूरिक एसिड को निकालते हैं। किसको निकालते हैं पक्षी लोग? एसिड का। अमोनिया का कौन निकालेंगे? जिनके बॉडी में भरपूर पानी हो। यूरिक एसिड को बाहर कौन निकालेगा? जिनके बॉडी के अंदर नगण्य मात्रा में पानी हो, बहुत ही कम मात्रा में हो। और यूरिया का उत्सर्जन कौन करेगा? जिनके शरीर के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में पानी ठीक ठाक हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेटा। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? पक्षी वर्ग जिनके शरीर में पानी की कम मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 होता है कबूतर किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है? कबूतर के लिए थोड़ा सा एक आपको विशेष याद और रखना है। कबूतर के अंदर एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं बेटा ग्वानिन, एलेंटोइक, यूरिया, हाइपोजेंथिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हाइपोजेंथिन एक पदार्थ होता है जो कबूतरों के अंदर विशिष्ट प्रकार का होता है, इसका उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि मकड़ियां जो होती हैं, मकड़ियों के अंदर भी एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं ग्वानिन। क्या कहते हैं बेटा? ग्वानिन। ठीक है, तो कबूतर के अंदर हाइपोजेंथिन, मकड़ियों के अंदर ग्वानिन पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा सारे। ऑर्निथीन चक्र द्वारा निर्माण किसका होता है? अभी मैंने डिस्कस किया था। ऑर्निथीन चक्र को ही हैंसलिट एवं क्रेब्स चक्र कहा जाता है और इस चक्र का संबंध यूरिया के फॉर्मेशन से होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। ठीक है बेटा, तो इसका निर्माण यूरिया के लिए। किस सिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है? तो कौन सी वाली सिरा में बैन में ज्यादातर यूरिया की मात्रा होगी? जिसका संबंध किससे होगा बेटा? वृक्ष से होगा।
उसी में तो यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी, तो वृक्कस्राव के अंदर ज्यादा यूरिया की मात्रा होती है। 24 घंटे के दौरान निर्मित यूरिन की मात्रा कितनी होती है? एक दिन में मनुष्य कितना यूरिन त्यागता है बेटा? इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन ध्यान रखना बेटा आप लोग, मैं आपको बता देता हूं, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है बेटा, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, इसको करेक्शन को सही कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिन का पीला रंग किसकी वजह से होता है? जैसे पोटी का रंग कैसा, किसकी वजह से? स्टरकोबिलिन की वजह से कैसा था? पोटी का रंग भूरा था। तो यहाँ पर यूरिन का जो रंग होता है ना बेटा पीला, येलो कलर का, उसमें एक पदार्थ होता है स्टरकोबिलिन के समान, और इस पदार्थ का ये जो यूरोक्रोम का जो निर्माण होता है, इसमें भी बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का योगदान होता है। तो ये जो यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम नामक एक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से आपके मूत्र का रंग कैसा होता है? यूरिन का रंग पीला होता है। कैसा होता है बेटा? पीला होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किण्वन का उत्पादन है, किण्वन की जो क्रिया होती है उसके उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या चीज बनती है बेटा? बियर को भी बनाया जाता है, बायोगैस भी तैयार की जाती है, एंटीबायोटिक भी तैयार की जाती है, ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, कई बच्चे नाराज हो जाते हैं यार बेटा, ठीक है। निम्न में से विसरण विधि द्वारा शोषण की क्रिया किसके द्वारा? अब विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है? बहुत सारे जीवों में डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर विसरण की क्रिया के द्वारा, ठीक है, बॉडी सरफेस के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया कौन करता है? हम तो, हमारे अंदर तो सिस्टम होता है, एक पूरा लंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर रेस्पिरेशन क्रिया होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कंप्लीटली जो सिस्टम है, रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होता। उनके अंदर ये बॉडी जो सरफेस है, स्किन के द्वारा वो, या फिर उनके जो गिल्स होते हैं उनके द्वारा वो रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा जीव है जो कि विसरण के द्वारा क्रिया होती है? तो बेटा अमीबा में भी होती है, चपटी क्रैमी भी होती है, हाइड्रा में भी होती है, उपरोक्त सभी में होती है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें यार एनिमल क्लासिफिकेशन आते हैं, जो आपको मैं ज्यादा टाइम तो चाहिए, फिर आप लोग नाराज हो जाते हो हैं, तो नाराज मत हुआ करो बेटा, मुझे भी आपकी चिंता है और मुझे भी ज्यादा जल्दी है आपसे ज्यादा। रात में मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, ठीक है, तो घर पे पहुंचने की तो मुझे भी ज्यादा जल्दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, एवाईवी शोषण अनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण पेशियों में क्या बनता है? ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे। क्या बनता है बेटा? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारी कौन सी कोशिकाओं में एवाईवी शोषण पाया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवाईवी शोषण कहां पर पाया जाता है बेटा? एवाईवी शोषण हमारे बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है? अनारोबिक रेस्पिरेशन। और एवाईवी शोषण उसे कहते हैं जिसमें O2 नहीं होता, या O2 की अनुपस्थिति में, O2 की एब्सेंस में पाए जाने वाला रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर एवाईवी शोषण कहां पर होता है बेटा? आरबीसी के अंदर। कहां पर होता है? आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं होते, बहुत सारी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है आरबीसी के अंदर। बिच्छू व मकड़ी, अब आ गया देख लो क्वेश्चन बेटा, बिच्छू व मकड़ी के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं बेटा? इसके अंदर बुक लंग्स होते हैं बेटा, बुक के समान जो लंग्स दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं बुक लंग्स। किसके अंदर बेटा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से किसके अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं? मकड़ी एवं बिच्छू के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? मकड़ी एवं बिच्छू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या बेटा? बुक्स लंग्स। थोड़ा सा पानी पी लूं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कुछ फैक्ट हैं वो आपको रटने हैं बेटा, ठीक है ना, कुछ फैक्ट हैं वो आपको रटने पड़ेंगे। क्यों क्वेश्चन बनाना लगता, स्पष्ट लिख दिया करो थोड़ा सा।
एक भी और बेसिक डिटेल बता देने से तो हर बार रिलेटेड क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके ओके बेटा, ओके ठीक है ना, आपकी हर बात को ध्यान रखूंगा बेटा, टेंशन मत लो। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ज्वारीय आयतन टीवी टिडल वॉल्यूम क्या होता है, कार्यात्मक अवशेषी आयतन क्या होता है, फोर्सफुली जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, अवशेषी आयतन आरबी इतना होता है, कुल फुसफुसीय टोटल सामर्थ्य कितनी होती है 518। ये गलत दे रखा है बेटा, इसमें डिजिट गलत दे रखी है सारी। इस क्वेश्चन को मैं करेक्शन करवा दूंगा आगे आपको, ये क्वेश्चन डिजिट गलत दे रखी है। ठीक है बेटा, क्यों दे रखी है गलत? क्योंकि ज्वारीय जो आयतन होता है बेटा वो कितना होता है 1400 होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर में नहीं है 1400। टोटल जो फुसफुसीय वॉल्यूम होता है वो होता है बेटा 1100। इनके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 बन रही है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन जो होता है, आना जाना जो आवागमन होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे ब्लड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो ध्यान रखना बेटा, अबे नहीं यार, हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन की वजह से किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? ऑक्सीजन का होता है। यहां पर CO2 पूछा है, किसका पूछा है? देखो कर दिया ना क्वेश्चन गलत। प्लाज्मा भी नहीं होगा बेटा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख लो, फिर तुम कहते हो सर ज्यादा डीप में मत बताओ। अब नहीं बताएं तो बेटा क्वेश्चन कहां से सॉल्व होंगे बताओ आप? नहीं होंगे ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? देखिए O2 का जो मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना आपकी बॉडी में बेटा, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्लियर, मेनली। और इसी प्रकार CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके ब्लड में कुछ मात्रा में होता है बेटा किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। और प्लाज्मा के द्वारा जो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कितना सा होता है? मात्र 5 से 10% CO2 का ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। बची कितनी? 90%। नहीं, WBC के द्वारा भी नहीं होता। WBC के द्वारा भी नहीं होता। अब सुनिए, अब CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है बेटा? मेनली जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बेटा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। CO2 की कुछ क्रियाएं होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज की एंजाइम की प्रेजेंस में क्रिया करता है, जिसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कार्बोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बेटा? कार्बोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बोनिक अम्ल सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिया करता है सोडियम और पोटेशियम के साथ में, तो क्या बना लेता है बेटा? और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा CO2 का लगभग 70 से 80%। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा ट्रांसपोर्टेशन, अभी पूरा प्रोसेस है बेटा, इसको समझाना पड़ता है तब जाके समझ में आता है बेटा ये, ठीक है ना। अब बता दिया ना वे, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में होता है बेटा। तो यहां पर जो आपका आंसर है बेटा, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा? बाइकार्बोनेट के आयंस के रूप में। और बाइकार्बोनेट किसके हैं बेटा? किसके हैं बेटा बाइकार्बोनेट्स आयन? सोडियम और पोटेशियम के, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में कम आता है बेटा तुम जो लिखते हो मुझे थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का होता है बेटा हीमोग्लोबिन के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों से संबंधित बीमारी
कौन सी होती है बेटा, कुछ पता है क्या? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसेमा, काली खांसी है? कुछ आइडिया है? अब 2 ही स्टूडेंट हैं यार आप लोग। ज्यादा धूम्रपान करने से कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? अस्थमा नहीं होता। मेनली कौन सी बीमारी होती है बेटा? ब्रोंकाइटिस होता है, एक होता है एम्फाइसेमा। कौन सा बेटा? ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा होता है। ठीक है, किसकी वजह से? ज्यादातर धूम्रपान करने के सेवन से ये दोनों बीमारी होती हैं। ठीक है, आप दोनों ही बीमारी धूम्रपान के ज्यादा सेवन करने से होती हैं। ये जो आपकी एम्फाइसेमा जो बीमारी है, ये आपकी रेस्पिरेशन से संबंधित जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। समझ रहे हैं? इसी प्रकार जो आपकी ब्रोंकाइटिस है, ये आपकी जो फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई प्रेजेंट होती हैं, उन नलियों को अवरुद्ध कर देता है। इन दोनों ही बीमारियों में होता क्या है बेटा, आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं हो पाती, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से बाहर से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं? ये दोनों ही बीमारियां बेटा, इसमें ऑप्शन में गलत दे दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा अगर आपको ज्यादा ही सही मानना है तो इसमें एम्फाइसेमा पे टिक लगा देना। बाकी दोनों ही बीमारी धूम्रपान से संबंधित होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोपोडा संघ में रक्त वर्णक क्या होता है? ऑर्थोपोडा, तिलचट्टा का नाम सुना है? कल जिक्र कर रहे थे अपन तिलचट्टा। देखो हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक जरूर है बेटा। ठीक है, तिलचट्टा जो होता है उसके अंदर, जैसे हमारे अंदर मुख्य जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है ब्लड के अंदर? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से लाल दिखाई देता है। तो तिलचट्टे के अंदर या ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, और हीमोसाइनिन की वजह से रुधिर का रंग कैसा दिखाई देता है बेटा? नीला। और इसके अंदर क्या होता है? कॉपर। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? हीमोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक श्वसन वर्णक नहीं है? तो श्वसन वर्णक कौन सा नहीं है बेटा इनमें से? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, क्लोरोक्रूओनिन होता है, हीमोजॉन नहीं होता बेटा। ठीक है, हीमोजॉन कोई भी रेस्पिरेशन से संबंधित इसका कोई काम नहीं है। अस्थमा किसके कारण उत्पन्न होता है? अस्थमा किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा? अच्छा, फेफड़े देखें आपने, फेफड़े कैसे होते हैं? सबको पता है फेफड़े कैसे होते हैं, गुरुजी बना देंगे। फेफड़े ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इतना ही आपको पता है। अब इसके अंदर होता क्या बेटा, एक्चुअली में फेफड़ों के अंदर इस तरह की कुछ ब्रांचेस निकलती हैं आपकी ट्रेकिया से, फिर ये ब्रांच आगे जाके डिवाइड हो जाती है इस तरह से, फिर ये इस तरह से ब्रांच डिवाइड हो जाती हैं। मतलब यानी मेरा कहने का मतलब है, एक ये ट्रेकिया अंदर गई, ये अंदर आगे जाके फिर और दोबारा डिवाइड हो गई, फिर ये अंदर जाके डिवाइड हो गई, फिर ये शाखा अंदर डिवाइड हो गई, ये इधर डिवाइड हो गई, ये इधर डिवाइड हो गई, ये इधर। इन शाखाओं से बेटा बैलून लैक स्ट्रक्चर इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। इन बैलून लैक स्ट्रक्चरों को बोलते हैं बेटा एल्वोलाई। क्या बोलते हैं इनको? एल्वोलाई कूपिकाएं। और इन्हीं कूपिकाओं के अंदर आपका ऑक्सीजन और आपके बॉडी से आदान प्रदान होता है। एल्वोलाई मेनली होती है इसके अंदर। ठीक है, छोटी छोटी बैलून लैक स्ट्रक्चर होती है जिनको एल्वोलाई कहती हैं। इस तरह की जो नलिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं बेटा ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ठीक है, तो इस बीमारी अस्थमा में क्या होता है, ये जो ब्रोंकस है बेटा ये सिकुड़ जाती हैं और प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन आपकी एल्वोलाई में नहीं पहुंच पाता। जो बाहर से जब आप एयर लेते हो तो वो प्रॉपर ढंग से वो अंदर नहीं पहुंच पाती ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर नहीं पहुंचेगी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां से होगा बेटा? सही ढंग से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम है बेटा। किसकी है? कोरोना का भी बेटा हमारी श्वसन क्रिया से संबंधित है। ठीक है ना, अभी कोरोना के बारे में कोई भी जानकारी निश्चित नहीं है। ठीक है बेटा, ये जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, सब चल रहा है बस राम भरोसे। बाकी ऑथेंटिक जानकारी कुछ नहीं है अभी कोरोना के बारे में। अगर होती तो बहुत पहले इलाज होना स्टार्ट हो जाता बेटा। समझ रहे हैं? तो कोरोना भी एक कॉमन कोल्ड की तरह बीमारी है नॉर्मली देखा जाए तो। समझ रहे हैं? तो जब इसके बारे में जानकारी जब ज्यादा मिलेगी तो मैं निश्चित ही आपके साथ शेयर करूंगा। अभी वो रटी पटाई चीज मैं आपके साथ में शेयर कर दूं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वो जानकारी सही होती तो अब तक हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे डॉक्टर लोग इसका वैक्सीन तैयार कर चुके होते। उनको खुद को पता नहीं कि वास्तव में कोरोना से हो क्या रहा है। समझ रहे? देखिए बेटा,
नेक्स्ट, अमेरिका बहुत आगे है बेटा, बहुत डेवलप देश है, अमेरिका ही परेशान है बहुत ज्यादा, पर हम तो भारत देश हमारा बहुत पीछा है बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ब्रोंकाई होती है उनमें इन्फेक्शन होता है अस्थमा के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ऊतकों को ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने की स्थिति को क्या, मान के चलो आपके जो बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं उनको अगर ऑक्सीजन कम मिलता है, आपके टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन कम रह जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है बेटा। हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया, प्लूरेसी, एमोक्सिया, नहीं बेटा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है आपके टिश्यू के अंदर O2 का लेवल कम होना। टिश्यू के अंदर O2 का लेवल कम होना क्या कहलाता है, हाइपोक्सीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हाइपोक्सिया कहलाता है। तेज संवातन क्रिया का नियंत्रण, अच्छा जो आप श्वसन करते हो ना बेटा, रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, ध्यान रखना जो आपके अंदर जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, इस क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, हम जो सांस ले रहे हैं, जो बाहर छोड़ रहे हैं, ये कंप्लीटली जो क्रिया है ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो ध्यान रखना बेटा, कल हम बात कर रहे थे, ब्रेन का डायग्राम बनाया था मैंने आपको, इस तरह से बनाया था क्या, ये हमारा ब्रेन होता है बेटा इस तरह से, और यहाँ से एक संरचना इस तरह से निकलती है, एक संरचना इस तरह से निकलती है, तो ये आपका ब्रेन होता है बेटा इस तरह से। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको बोलते हैं पॉन्स बैरोलाई। इसको क्या बोलते हैं, पॉन्स बैरोलाई। ये सभी को पता है कि हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और थर्ड होता है बेटा हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, प्रोसेनसिफिलॉन, मीसेनसिफिलॉन, ये तो नाम जानते हो, रोहम्बेनसिफिलॉन, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। क्लियर। तो आगे का जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मध्य मस्तिष्क के अंदर कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन आता है, और जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, पिछला वाला जो हिस्सा होता है, उसके अंदर मेंडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स बैरोलाई, और एक होता है बेटा सेरेबेलम। ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो पॉन्स बैरोलाई है ना बेटा, इसके अंदर एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर के द्वारा आपकी रेस्पिरेशन क्रिया को कंट्रोल किया जाता है। इसी के नियंत्रण में होता है सब कुछ, कितना सांस लेना है, कितना छोड़ना है, कब क्या करना है, ये सब किसके कंट्रोल में होता है, न्यूमोटैक्सिक या पॉन्स बैरोलाई के नियंत्रण में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से श्वसन से संबंधित कौन सा केंद्र होता है, कौन सा होता है बेटा, न्यूमोटैक्सिक होता है। 35 क्वेश्चन क्या है बेटा, पॉन्स बैरोलाई। गुड, वेरी गुड। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल जो ओवार होता है यहाँ पे निकला हुआ होता है बेटा, ये कौआ कंठ क्या बोलते रहते हो आप, गांव की भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये जो निकला होता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एडम एप्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो उभार होता है एडम्स एप्पल, और ये किसका पार्ट है बेटा, थायराइड ग्लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, थायराइड ग्लैंड का पार्ट होता है। तो एडम्स एप्पल किसका पार्ट है बेटा, थायराइड उपास्थि का, ठीक है, ध्यान रखना। वो एपिग्लोटिस क्या होती है, कोई बताएगा मुझे आंसर, एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। देखो हमें पढ़ाने में कुछ नहीं है, हम तो बेटा कम पढ़ा देंगे, लेकिन आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा, ये समस्या है, इसलिए थोड़ा सा डीप में बताना पड़ता है। मेरी कोशिश है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 10 से 20 क्वेश्चन तैयार हो जाए, जब अपन समय दे ही रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, स्पायरोमीटर का आविष्कार किसने किया, पहले तो ये पता होना चाहिए स्पायरोमीटर का संबंध किससे है। स्पायरोमीटर बेटा हमारे अंदर एयर के मापन से संबंधित होती है। हमारी श्वसन की मापक एक इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसके द्वारा श्वसन दर को मापा जाता है। उस यंत्र को कहते हैं स्पायरोमीटर। और इस स्पायरोमीटर को डिस्कवर किया था बेटा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुइस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैमुअल जॉन हडसन। जॉन हडसन, क्या नाम था बेटा, जॉन हडसन ने किसका आविष्कार किया था, किसको डिस्कवर किया बेटा, स्पायरोमीटर। किसका, स्पायरोमीटर का संबंध किसना है बेटा, श्वसन से संबंधित मापने की, श्वसन मापक इकाई है बेटा, ठीक है, रेस्पिरेशन मेजरमेंट किया जाता है इससे। एस्फिक्सिया किसके कारण होता है, अब एस्फिक्सिया अभी हम पढ़ रहे थे बेटा, वहां पर एक बीमारी पड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पर क्या हुआ था बेटा,
O2 की कमी हो गई। जब O2 की कमी होगी इसका मतलब क्या है, CO2 का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, CO2 ज्यादा। ये तो गिरावट शो कर रहा है, गिरावट होना और एक बिल्कुल कम होना, दोनों शब्दों में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। जब O2 की मात्रा कम होगी तो CO2 का लेवल बढ़ जाता है। तो जो बीमारी है एस्फिक्सिया, इसके अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, व्यावसायिक फुसफुसीय रोग कौन सा होता है? ठीक है, तो व्यावसायिक का मतलब होता है सिलिका और एस्बेस्टोसिस से होने वाला रोग। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस जो होता है ये कांच फाच के जो उद्योग धंधे होते हैं वहां से कांच निकलता है पानियों के अंदर, सिलिकोसिस ये जो उद्योग धंधे होते हैं वहां से पदार्थ निकलते हैं, ये मिल जाते हैं बेटा। तो इनकी वजह से जो बीमारी होती है, सिलिका की वजह से होने वाली लंग से संबंधित बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस। एक बीमारी होती है एस्बेस्टोसिस, ये भी किसकी वजह से होती है, एस्बेस्टस की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों बीमारियों का संबंध हमारे लंग से होता है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, बी और सी। इसको देख लो बेटा, थोड़ा सा 40 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन आता है बेटा आपकी एग्जाम में। नाइन 9828100457। देखिए बेटा, व्यावसायिक, हाँ, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इनको मैच करना है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स किसके अंदर पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं जो कि उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। जैसे हमारे अंदर लंग्स जो होते हैं उनका संबंध, सॉरी, हमारे अंदर जो किडनी होती है, किडनियों का संबंध किससे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। तो ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं, और इन ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से यूरिन का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये ज्वाला कोशिकाएं कौन से जीवों में पाई जाती हैं बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, लीवर फ्लूक होते हैं बेटा, जिनको हिंदी में बोलते हैं यकृत कृमि, इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से क्या होता है बेटा, क्या होता है, यूरिन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, यूरिन का उत्सर्जन होता है। क्या है यार, देखिए बेटा, ज्वाला कोशिका किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, लीवर फ्लूक के अंदर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत कृमि के अंदर। दूसरा है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया वैसे बेटा एनेलिडा संघ में पाई जाती है। एनेलिडा फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नेफ्रिडिया पाई जाती हैं, और इन्हीं नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है। जैसे हमारे अंदर वृक्कों के माध्यम से यूरिन का उत्सर्जन होता है। तो ये जो नेफ्रिडिया है ना बेटा, तो यहां पर एनिलिडा संघ का जंतु कौन सा नजर आ रहा है आपको, केंचुआ। कौन नजर आ रहा है बेटा, अर्थवर्म। इसी प्रकार मेलपी की नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है, मेलपी की नलिकाएं पाई जाती हैं बेटा इंसेक्ट के अंदर। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर मेलपी की नलिका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके माध्यम से यूरिन का निष्कासन होता है। चौथा है कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा बेटा बिच्छू, ठीक है, इसके अंदर उत्सर्जन होता है। इनके अंदर किडनी प्रेजेंट नहीं होती, ये संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिनके माध्यम से उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि यूरिन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, पहले में क्या हो जाएगा आपका थर्ड, तो पहले में थर्ड किस में है, डी में। ठीक है, बी में 4 हो जाएगा नेफ्रिडिया, केंचुआ, मेलपी की नलिका इंसेक्ट, कॉक्सल ग्लैंड बिच्छू, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। वृक्क में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी के अंदर बेटा एक एंजाइम बनता है और उस एंजाइम का नाम होता है बेटा क्या, रेनिन।
वो वाला रेनिन नहीं, स्टोमक के अंदर जिस अब जो रेनिन एंजाइम, ये रेनिन अलग होता है बेटा और इसका फंक्शन भी अलग होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बताएं? अभी इतना सा मान लो कि सब रेनिन एंजाइम होता है। 41 में ए नहीं बेटा, रेनिन एंजाइम बनता है। कौन सा? रेनिन। ध्यान रखना, भूल मत जाना जल्दीबाजी में। लेकिन जो रेनिन हमने कल परसों बनाया था स्टोमक के अंदर, उस रेनिन के मुकाबले डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन भी अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रथम एंटीबायोटिक के निर्माणकर्ता कौन थे? लुईस पास्टर ने तो किण्वन की क्रिया को देखा था। जॉन हडसन ने अभी ऊपर देखा था, किसका आविष्कार किया था? श्वसन मापक यंत्र का किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो किसके द्वारा बनाई थी? एक कवक था और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था बेटा? पेनिसिलियम नोटेटम। नहीं नहीं बेटा, अलग डिफरेंस होते हैं दोनों, उसको छोड़ दीजिए। रेनिन अलग है, ये किडनी का। तो यहां पर बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था और प्रथम जो एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था बेटा? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को इन्होंने किससे प्राप्त किया था? एक कवक था, जिस कवक का या फंजाई का नाम था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था बेटा? पेनिसिलियम नोटेटम। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा आपका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। पहली टर्म दे रखी है बेटा ग्लाइकोसूर यूरिया। तो ग्लाइको यूरिया किसे कहते हैं समझ लो, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, अच्छा रहेगा बेटा। ग्लाइको यूरिया का मतलब होता है जब आपके यूरिन में किसी कारण से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है बेटा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यूरिन में, आपके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइको यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइको यूरिया। तो यहां पर ये टर्म कौन सी दे रखी है? मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, ग्लाइको यूरिया। तो ए में क्या हो जाएगा बेटा? ए में थर्ड हो जाएगा। दूसरी टर्म दे रखी है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है आपके अंदर, आप जो मूत्र का विसर्जन करते हैं उस मूत्र के अंदर, उस यूरिन के अंदर अगर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। वैसे हमारे मूत्र के द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन होता है वो कितना होता है बेटा? 2%। ठीक है, टोटल जो यूरिन होता है, टोटल यूरिन का कितना परसेंट? 2% यूरिया होता है। अगर गलती से 2% से ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है तो उस अवस्था को कहते हैं यूरेमिया। आपके मूत्र में यूरिया की मात्रा का बढ़ना यूरेमिया। तो मूत्र में यूरिया की मात्रा ये बढ़ रही, अधिक मात्रा होना यूरेमिया कहलाता है। तो बी में फर्स्ट हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हीमेटोयूरिया। हीमेटोयूरिया, तो हीमेटोयूरिया का मतलब होता है बेटा हीम। हीम यानी रक्त से संबंधित बात हो रही है। जब गलती से आपके मूत्र में जब रक्त की उपस्थिति देखी जाती है, आपके रक्त के द्वारा, आपके मूत्र के द्वारा रक्त बाहर बहता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं बेटा हीमेटोयूरिया। क्या बोलते हैं? हीमेटोयूरिया। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? सी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बचा बेटा पाई यूरिया। पाई यूरिया का मतलब होता है किसी कारण से आपके मूत्र मार्ग में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें मवाद पड़ जाती है, या फिर आपके यूरिन के अंदर कभी गलती से पस होता है, मवाद जो होती है उसकी उपस्थिति जब हो जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं बेटा पाई यूरिया। क्या बोलते हैं? पाई यूरिया। अच्छा एक चीज बताओ, आपके मूत्र के विसर्जन की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बेटा, एक जो आप मूत्र का जब विसर्जन करते हैं तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? मिक्टूरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्टूरेशन। और कई लोगों में बीमारी होती है बेटा, रात में मूत्र का विसर्जन कर देते हैं बिस्तरों में, उस अवस्था को क्या बोलते हैं बेटा? इनुरेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनुरेसिस कहते हैं। बहुत सारी टर्म है बेटा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर देखिए बेटा, आप ए का क्या बताया? ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा। तो पहले को मिला लीजिए, ए में थर्ड। ए में थर्ड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, पकड़ लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। 100 ml ऑक्सीजन रुधिर में O2 की मात्रा कितनी होती है? 100 ml ऑक्सीजन के अंदर रुधिर में O2 की मात्रा कितनी होती है बेटा? कितनी होगी? 50 ml, 15 ml, 100 ml, 19.80 ml। कितनी होगी? 19.80 ml। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी गणित है बेटा।
ठीक है, आप रट लो इसको, ठीक है। मकड़ी द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मकड़ी के द्वारा कौन से पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है? गुआनिन। कौन से पदार्थ का बेटा? गुआनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सबसे सांद्र यूरिन किसका? गाढ़ा। अब गाढ़ा किसका होगा बेटा? मैंने क्या बोला, पक्षियों के अंदर गाढ़ा मूत्र निकलता है, मनुष्य मनुष्य के अंदर होता नहीं गाढ़ा, मछली के अंदर नहीं होगा, मेढक के अंदर नहीं होगा, किसके अंदर होगा? पक्षियों के अंदर गाढ़ा मूत्र निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उनके अंदर पानी की कमी होती है, ठीक है। मानव यूरिन में उत्सर्जित यूरिया की मात्रा अभी मैंने डिस्कस किया था, कितने परसेंट बेटा? 2%। नेक्स्ट है बेटा, मानव यूरिन में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मेनली यूरिया होता है। यूरिया तो होता ही है मेन कंपोनेंट, लेकिन उसके अलावा यूरिक अम्ल भी प्रेजेंट होता है, उसके अलावा हिप्यूरिक अम्ल भी प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर जाएगा? ऑल ऑफ दीज। 46 में बी नहीं बेटा। मछली में क्या होगा? मछली में तो किसका? यूरिन। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है। मानव यूरिन में उत्सर्जित पदार्थ तीनों की तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज्यादा अगर आपको मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो यूरिया होता है। नेक्स्ट है बेटा, मूत्र यूरिन में दुर्गंध किस पदार्थ के कारण होती है? तो दुर्गंध का एक ही कारण है, यूरिया। यूरिया किससे बनता है? अमोनिया से। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा? अमोनिया की वजह से दुर्गंध होती है आपके मूत्र में। श्वास दर का मापन किया जाता है किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। अभी देखा था बेटा ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये खत्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, ऑब्जेक्टिव पेपर करेंगे 4th नंबर के, और जिसके अंदर आपके हार्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, आपके कुछ नर्वस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो वहां पर हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ऑल ऑप्शन बता दीजिए। वो तो बेटे सीट में मिल जाएंगे आपको, जब डाउनलोड करोगे तो सारे चीज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन भी है, आपको समझना है बस कर। ये देखो ऑप्शन लिस्ट दे रखी है नीचे, ये दे रखे, ये तो आपको मिल ही जाएंगे ना। आप डाउनलोड कर लोगे, आपके पास रहेगी नहीं रहेगी रिकॉर्डिंग? आपके पास तो रहेगी रिकॉर्डिंग, इधर के सारे आंसर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो आपके पास ही रहेगी है। ऐसा थोड़ी लाइव क्लास होने के बाद में हट जाती है रिकॉर्डिंग, ऐसा है क्या? अब कल करेंगे बेटा एक्सप्लेन, ठीक है ना। यार हम भी थक जाते हैं यार, हमारे व्रत चल रहे हैं नवरात्राओं के। आपको समझ में आया ना आपको अच्छे से? कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के भेज देना बेटा। क्लास बहुत चल रही है बेटा, 2 जगह और हैं, इसके अलावा हो रहा है टाइम पास। ऑफलाइन पता नहीं कब स्टार्ट होंगी। ऑफलाइन क्लासों की बहुत ज्यादा याद आती है यार। आपको नहीं आती याद ऑफलाइन की? जो ऑफलाइन में मजा आता है पढ़ाने में, वो इसमें पढ़ाने में कम मजा आता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को 100% मिले, अच्छे से मिले, ठीक है। और बच्चों के पास में क्या है, ये रिकॉर्डेड रहती है, इसलिए वो बच्चे लैब नहीं आ रहे हैं एग्जाम की वजह से, ठीक है। हालांकि मॉर्निंग में भी अब क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा, थॉरिटिकल। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की थी, लेकिन थॉरिटिकल क्लास भी स्टार्ट होने वाली है मंडे से बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्म कर देना जिन बच्चों को लेनी है क्लास वो रेगुलर रहें, ठीक है ना।